मैं आपको अब बताऊंगा कि पारिवारिक पेंशन कितने प्रकार की होती हैं। पारिवारिक जो पेंशन होती हैं उनके प्रकार हैं, एक तो होता है लिवलाइज फैमिली पेंशन, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं उदारीकृत पारिवारिक पेंशन। इसका दूसरा काइंड होता है स्पेशल फैमिली पेंशन, जिसको हम कह सकते हैं विशेष पारिवारिक पेंशन। उसके बाद होता है हमारा OFP ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, जो कि साधारण पारिवारिक पेंशन होती है। इसके दो रेट होते हैं, एक तो होता है इनहेंस रेट, एक होता है नॉर्मल रेट। तो इनके बारे में अब हमको मालूम नहीं है कि ये पेंशन कैसे कैसे कब कब दी जाती है। LFP पेंशन उन्हीं को दी जाती है, या तो कोई आदमी हमारा जो साथी है, जो हमारा सैनिक साथी है, या तो वो युद्ध के मैदान में मारा जाए या किसी ऑपरेशन में मारा जाए, या इसके जो ने कई प्रकार हैं। इसको कहने का है कि जिसको बैटल कैजुअलिटी डिक्लेयर किया जाए उसको LFP पेंशन मिलेगी। इसका प्रकार है कि जिस आदमी की मृत्यु हुई है, जो भी बैटल कैजुअलिटी है, उसके द्वारा लिया गया जो तनख्वाह का जो भी बेसिक पे लास्ट डाउन है, उसी को पेंशन मान करके LFP ग्रांट कर दी जाती है। इसके साथ साथ जो बैटल कैजुअलिटी होता है तो उसको एक्स ग्रेशिया देने का भी प्रोविजन है, और इसके साथ में बहुत काफी बेनिफिट हैं, जिस प्रकार की किसी एक बच्चे को नौकरी देना और उनको जो ना बच्चों को पूरा ट्यूशन फी माफ करना, पूरा पढ़ना। तो इसके काफी लिंक हैं, उसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी जो मिल जाती हैं वो पूछें तो हम लेटर पढ़ के पूरा ये विस्तृत विषय है जिसके बारे में यदि कोई लिंक करेगा तो हम बता सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है पारिवारिक पेंशन स्पेशल फैमिली पेंशन, जिसको विशेष फैमिली पेंशन भी कहते हैं। वो सैनिक, वो हमारे साथी कि जो फौज के कारणों से युद्ध के मैदान में ना होते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। मान लीजिए कोई गाड़ी से जा रहा है, पीस एरिया में है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे उसकी मृत्यु होने से, तो ऐसे केसों को हम मानते हैं कि फौज के कारणों से उसकी डेथ हुई है, तो उस केस में उसको विशेष पारिवारिक पेंशन दी जाती है, स्पेशल फैमिली दी जाती है। ऐसी पेंशन का जो प्रोविजन है वो सैनिक द्वारा जो भी लास्ट बेसिक पे डाउन है उसका 60% के अनुसार से बेसिक मान करके दिया जाता है, और उस पर भी जो भी प्रिवेलिंग रेट ऑफ DA है वो दिया जाता है। उसके अनुसार आपको पेंशन मिलेगी। उसके कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं कि ऐसे क्षेत्र में डेथ हो जाती है कि जहां पर एक्स ग्रेशिया भी दे दिया जाता है। वो भी हमारे कमांडिंग ऑफिसर और हमारे जो ब्रिगेड एडमिन हेडक्वार्टर हैं उनके ऊपर निर्भर करता है कि उस हमारी सैनिक की मौत को किस रूप में लिया जा रहा है। इसके बाद में पेंशन आती है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। अब ये दो प्रकार की है। इसमें एक तो सैनिक होता है कि जो सर्विस के दौरान खत्म होता है, बीमारी से खत्म हो जाना या कोई और वजह से, जिसका ना तो सर्विस से लिंक है और ना ही बैटल कैजुअलिटी वगैरह से लिंक है, तो उस केस में जो पेंशन दी जाती है उसके दो रेट होते हैं। एक तो रेट होता है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन इनहेंस रेट, और दूसरा होता है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट। तो जो इनहेंस रेट होता है उसका जो मिलता है, पहले ये 7 और 65, मतलब 65 साल उम्र तक या 7 साल डेथ के बाद, जो भी पहले हो जाए, परंतु अब ये 10 ईयर्स और 65 कर दिया गया है। तो उसके बाद में फिर नॉर्मल रेट पे आ जाती है। इसका है लास्ट पे ड्रॉन का 50% है इनहेंस रेट, और जो नॉर्मल रेट है वो लास्ट पे ड्रॉन का 30% है जो हमको मिलता रहेगा। अब इसके साथ है कि जब हमारा आदमी पेंशन आने के बाद में, हमारा सैनिक भाई पेंशन आ गया और उसके बाद वो खत्म हो जाता है बीमारी से, तो उसके लिए भी दो रेट ही होते हैं। यदि वो 65 साल की उम्र से पहले से खत्म होता है तो अलग रेट है और वो एनहेंस रेट मिलेगा, और जब 65 साल के बाद उसकी 10 साल या पूरा हो जाता है जिसके नियम के मुताबिक, तो फिर उसको नॉर्मल रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। उसका मतलब होता है कि 30% ऑफ द लास्ट पे ड्रॉन उसके हिसाब से लगाया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास में CDAP इलाहाबाद ने पहले से ही हमको एक OROP के तहत 1 जुलाई 2014 से सर्कुलर नंबर 555 जारी कर रखा है। तो उसको हम रेफर करके उसको समय समय पर निकाल सकते हैं, और अपने सैनिक भाई और विधवा बहन वगैरह को हम बता भी सकते हैं कि इसका क्या है। तो हमें यह लेना है। एक चीज और पैदा होती है कि हमको नहीं मालूम है, कोई हमारा भाई किसी बीमारी से इनवैलिड आउट हो जाता है या डिसेबिलिटी पेंशन लेके आ जाता है, और उसी बीमारी के कारण उसकी 7 साल के अंदर मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे केसेस में भी यदि वो उसी बीमारी से 7 साल विदिन आने के बाद खत्म होता है, तो ऐसी विधवा बहन को, ऐसे परिवार को भी स्पेशल फैमिली पेंशन दी जाती है। तो इसके बारे में हमको मालूम नहीं है, और हम जो मिल गया उसको लेते रहते हैं, ना हम रिकॉर्ड को लिखते हैं। तो ये सब चीजें हैं, इसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। यदि नहीं है
तो कोई भी हमारे हेड क्लर्क वगैरह हैं जो रिटायर हो चुके हैं, उनको इसके बारे में विस्तृत अच्छी तरह से मालूम होता है, तो उनसे मालूम किया जाए ताकि हमको नुकसान ना हो। गवर्नमेंट समय समय पर रूल बनाती रहती है, तो समय समय पर उसके बारे में हमको मालूम होना चाहिए कि हम पूछें। अब कोई मतलब ऐसा तो है नहीं कि भाई घर जाके बताएगा, तो आपको नजदीकी जिला सैनिक बोर्ड है या कोई आपके साथी हैं या कोई अफसर साहिबान हैं जो भी नजदीकी हैं, तो उनसे इस बारे में इनसे कंसल्ट किया जाए कि फिलहाल क्या प्रोविजन है। और इसी उसमें हमारा फर्ज बनता है सैनिकों का कि जो हमारा नजदीक एरिया है उसमें हम कोई मतलब मीटिंग करें और उनको बताते रहें कि पेंशन को किस किस तरह दिया जा रहा है और गवर्नमेंट ने क्या नियम बनाए हैं। अभी फिलहाल में गवर्नमेंट ने नौकरी देने के बाबत एक मतलब अभी पॉलिसी रिवाइज की, ये 3-4 दिन पहले ही मतलब एक पॉलिसी लेटर आया है कि वो लोग जो इनवैलिड आउट से होते हैं, आउट हो जाते हैं और उनका मतलब जो ना कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, डिसेबिलिटी पेंशन के बाद आने के बाद में उसको अनफिट कर दिया जाता है कि सर्विस नौकरी नहीं कर पाएंगे सिविल में जाने के बाद, तो ऐसे बच्चों को भी उनके एक बच्चे को नौकरी देने का प्रोविजन होता है। इसी प्रकार स्पेशल फैमिली पेंशन वाले को भी, इसी प्रकार एलएफपी वाले को भी। तो अभी पॉलिसी रिवाइज हुई है, तो ऐसे बारे में हमको रिकॉर्ड ऑफिस को लिखना चाहिए और उनसे विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि ऐसे केसों के बारे में वो हम क्या करें और क्या एक्शन लें। तो एक्शन है कि एक सिंपल चिट्ठी लिखें रिकॉर्ड ऑफिस को और उनसे पूछें। तो इन सब चीजों के बारे में यदि हम मालूम करते रहें तो ये अच्छा है, तो हमें किसी भाई को, हमारे फौजी भाई को, किसी को भी नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा और समय पर अपने हकदारी के मुताबिक अपनी पेंशन लेते रहेंगे।